नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं श्री रॉबिन रायना साहब। आप प्रेसिडेंट और सीईओ हैं इबिक्स कैश के। बहुत ही जानी मानी फाइनेंशियल एमएनसी है इबिक्स कैश। अगर आप भारतवर्ष के 32 एयरपोर्ट, 12 पोर्ट्स और हजारों शहरों में जाएंगे तो इबिक्स कैश के बहुत बढ़िया आपको मनी रेमिटेंसेस के ऑफिसेज मिलेंगे। रायना साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। हम लोगों ने पिछले 18 महीनों में देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया कोविड के प्रकोप से बहुत ही परेशानी में थी, लेकिन इबिक्स कैश का जो डिसरप्टिव मॉडल है मनी रेमिटेंसेस का, आपने लगभग 18 बिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन किया पिछले 12-18 महीने में। बताइए किस तरीके से आप इस समस्या को आड़े हाथ ले पाए? देखिए, कोविड का इफेक्ट तो सभी को हुआ है और हमें भी बहुत इफेक्ट हुआ है। तो हम 18 बिलियन का ओवरऑल ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें 2-4 डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस था, ट्रैवल का बिजनेस था, उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया फॉर ऑब्वियस रीजन। मगर हमने फोकस किया ऐसी चीजों पे जिसमें हमें लगा कि अपॉर्चुनिटी बढ़ रही थी। कोविड के ड्यूरिंग कुछ डिजिटल इकोनॉमी ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। तो नेट रिजल्ट था कि जो पेमेंट सोल्यूशंस का जो बिजनेस था, जो कार्ड का बिजनेस था, वो बहुत बड़ा उस टाइम में। तो हमने उस पर ज्यादा फोकस किया। हमें ये भी लगा कि कोविड ने एक रियलाइजेशन लाई लोगों को कि बिजनेसेस को एफिशिएंट होने का याद आया, और करेक्ट कि हमें और एफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर एफिशिएंट होना है तो आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो हमने टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे ज्यादा फोकस किया, और साथ में रेमिटेंस तो था ही हमारा बिजनेस जो चलता रहा कंटिन्यूअली। तो एक सीखने वाला टाइम था हमारे लिए भी, और मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री के लिए। जी रॉबिन जी, अगर आपके टेक्नोलॉजी बिजनेस को देखें, ये आपका जो ओवरऑल बिजनेस पोर्टफोलियो है, वहां पर आप सबसे ज्यादा मार्जिन कमाते हैं। लेंडिंग में हैं आप, बिजनेस ऑफ एक्सचेंजेस में हैं, ट्रैवल टेक्नोलॉजी, वेल्थ एसेट मैनेजमेंट। ये बताइए, अब जो अर्थव्यवस्था का पहिया वापस आपको तेजी से घूमता हुआ दिख रहा है, आगे आने वाले साल भर, यूं समझिए 6 क्वार्टर या 12 क्वार्टर में, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे 2 या 3 सेगमेंट्स होंगे इबिक्स कैश के अंदर जहां पर आप सबसे ज्यादा ग्रोथ आते हुए देखेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी तो एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ही ग्रो कर सकता है, क्योंकि एक बिजनेस है जो एफिशिएंसी लाने का बिजनेस है। तो जिसमें हम पेपर को डिसइंटरमीडिएट करते हैं और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो मेरी नजर में ये तो इंडिया में आगे बढ़ता ही रहेगा डिजिटल इकोनॉमी। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी बिजनेस मेरी नजर में सबसे ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस होगा। उसके अलावा जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेसेस हैं, रेमिटेंस के बिजनेसेस हैं, तो ये मेरी नजर में काफी अच्छे ग्रोथ बिजनेसेस होंगे। ट्रैवल जो है वापस आ रहा है बहुत जोर से। बिल्कुल। और मगर ट्रैवल को मेरी नजर में 2022 के एंड तक हम 80% लेवल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा। और 23 में हम 100% या ऊपर चले जाएंगे, ये मेरा मानना है। मेरा मानना यह है कि इंटरनेशनल कंट्रीज में जब हम अभी ट्रैवलिंग में थोड़ी सी रुकावटें तो होंगी कुछ देर, कम से कम 1 साल और, क्योंकि हर कंट्री प्रिपेयर्ड नहीं थी कोविड के लिए। तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ट्रैवल में, मगर वापस आ रहा है ट्रैवल बहुत जोर से, और डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। जी रॉबिन जी, आपका जो 2 या 3 बिजनेसेस हैं मेन, वहां पर अच्छा थ्रस्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। अगर हम 2021 के 12 महीने देखें, ये बताइए क्या रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है, क्या आपके टारगेट्स हैं, और क्या आप भारतवर्ष में जो इतना जबरदस्त बिजनेस बढ़ा रहे हैं, क्या ये स्टैंड अलोन बेसिस पर प्रॉफिटेबल है? देखिए, हमारा बिजनेस में, मेरा तो एक बड़ा सिंपल असूल है जिंदगी में, वो ये है कि अगर एक बिजनेस करना है तो एक सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये बड़ा बेसिक सिंपल थॉट प्रोसेस है। कई बार लोग ये भूल जाते हैं, आज के डेज में वैल्यूएशन के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो ये मेरा फोकस डे 1 से रहा है। तो इंडिया में जो इबिक्स कैश का ऑपरेशन है, ये पहले महीने से प्रॉफिटेबल रहा है। और हमारा जो CAGR, जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है, वो 50% से ऊपर है एनुअल ग्रोथ का हमारा। क्या बात है! तो हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी रही है। हमारे जो, अगर आप 2021 के देखेंगे, कोविड हिट ईयर है जिसमें कि काफी इम्पैक्ट आया रेवेन्यू और इनकम पे बिकॉज ऑफ कोविड। तो अगर आप उस साल को भी देखेंगे तो कैलेंडर ईयर 2021 में हमारा जो रेवेन्यू है डॉलर में लगभग 950, आप 7300 करोड़ बोल दीजिए, 7300 करोड़ के करीब का रेवेन्यू
हम टारगेट पे हैं अभी जी। और जो हमारा इनकम है वो लगभग हम आई थिंक टारगेट पे हैं $100 मिलियन के करीब, जो मेरे आप अंदाजे में एबिटा की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा की बात कर रहा हूँ जी। तो $100 मिलियन मेरे अंदाजे से 730 करोड़ ऐसे कुछ हो गया तो के करीब का हमारा एबिटा चल रहा है। तो मैं काफी आई फील गुड अबाउट इट कि अच्छा लगता है बहुत कि एक ऐसे साल में जिसमें कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा था इनकम पे, क्योंकि हमारे दो सेक्टर ऐसे थे जिसमें मेरे लगभग 3000 एम्प्लॉइज हैं ट्रैवल और फॉरेक्स में। उसमें एक कॉस्ट थी मगर रेवेन्यू नहीं था जी। 6 महीने तो ऐसा पीरियड चल रहा था कि अगर आप 2020 और 21 का 6 महीने लें कि कॉस्ट बहुत ज्यादा थी मगर रेवेन्यू नहीं था जी। उसके बावजूद हमारे ये इनकम ऐसी रही है। तो हमें लग रहा है कि 2022 हमारा काफी अच्छा जाना चाहिए क्योंकि अब ट्रैवल और फॉरेक्स वापस आ रहा है। क्या बात है। अच्छा रॉबिन जी, जरा और बात करते हैं आपके बिजनेसेस की। आपने पिछले 4 वर्ष में लगभग 26 एक्विजिशन किए हैं और इन एक्विजिशंस में लगभग $1 बिलियन आपने खर्च किया, समझ लीजिए 7500 करोड़ रुपए के आसपास। ये बताइए, ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी के आसपास थे और आपने भारतवर्ष में फिजिकल बिजनेसेस भी खरीदे फॉरेक्स के। अब इनको मिला के जो ग्रोथ मोमेंटम आप देख रहे हैं आने वाले 5 महीने में या समझ लीजिए 1 साल में, किस हिसाब से आपकी टॉप लाइन ग्रोथ आपको होती हुई दिख रही है? कौन से ऐसे 2 या 3 सेगमेंट्स जहां पर आपका अपना विश्वास है कि बहुत बढ़िया बिजनेस बढ़ेगा? देखिए मैं एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हूं मगर यहाँ पे दिल पे एक हिंदुस्तानी हूं देवन से। तो मेरा एक ड्रीम है। मेरा ड्रीम ये है कि जो मैं एक हमारा अभी तक इंडिया में क्या होता था कि जैसे एक अमेजॉन आया और एक एमएनसी आ गया इंडिया के अंदर। तो मेरा एक ड्रीम था कि एक ऑपोजिट हमें करना है, एक इंडिया बेस्ड एमएनसी बनानी है जो बाहर के देशों में जाके फैले। तो मैंने एक ब्रांड क्रिएट किया जो इविक्स कैश एक ब्रांड है। ये वही ड्रीम है कि एक एमएनसी है जो इंडिया में बैठ के हम पूरे देशों में जाएंगे। आज इविक्स कैश की ऑपरेशन हम 44 कंट्रीज, 44 कंट्रीज में हम टेक्नोलॉजीज एनेबल करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, और बहुत से देशों में ट्रैवल करते हैं। जैसे फिलीपीन में नंबर 1 है, इंडोनेशिया में नंबर 1 है, एंड दुबई में है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसे करते हैं। तो अब अगर आप इस बिजनेस को देखेंगे आगे कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मुझे ये जो एमएनसी का ड्रीम है इसको फुलफिल करना है। अब आईपी पूरा इंडिया में बनाना है, इसको इंडिया को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है कि नॉलेज मल्टीप्लाई होती रहे, और जो बिजनेसेस हैं जिनको ग्रो कराना है वर्ल्ड वाइड, वो टेक्नोलॉजी के सेंटर, उस पर टेक्नोलॉजी रहेगी। और जो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस हैं उसको पावर करेंगे। अगर ट्रैवल भी प्रोवाइड करेंगे तो हम टेक्नोलॉजी एनेबलर हैं कि अगर हमारा बिजनेस ऐसा भी है कि अगर एक मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा कोई ट्रैवल एजेंट है, उसको भी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हम उसको टेक्नोलॉजी एनेबल करेंगे और हम पीछे बैठ के वो पैसा कमाएंगे, उसको आगे बिजनेस करने हम देंगे और पीछे से हमारी टेक्नोलॉजी होगी तो हम उसमें से ट्रांजैक्शन फीस लेंगे। तो ये मेरा बिजनेस मॉडल है। देखिए ग्रोथ रेट तो जो हमारा है 50% से ऊपर का ऑलरेडी है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज अगर आप ले एनुअल रेट, तो आई एम हैप्पी विद दैट। अगर हम उसी को चलाते रहें आगे, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मुझे अपने मार्जिन पे फोकस करना है। अब 2022 और 23 में मुझे अपने मार्जिन की इंप्रूवमेंट करनी है, तो वो हम डेफिनेटली फोकस रखेंगे। और इन कुछ बिजनेसेस हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि इंडिया सेंटर में आ सकता है अगर हम इन बिजनेसेस को डिफरेंट जगहों पे ले जाएं, जैसे ट्रैवल है या टेक्नोलॉजी के कुछ फाइनेंशियल बैकएंड सिस्टम्स हैं या इंश्योरेंस के कुछ बैकएंड सिस्टम्स हैं, उनमें हम पीछे की पोजीशन लेना चाहते हैं बैकएंड प्लेयर की। जी रैना साहब, ये मेरा अपना भी तजुर्बा रहा पिछले 20 साल में कि अब भारतीय बहुत आपको विदेश में घूमते हुए दिखेंगे और बहुत सारे विदेशी लोग हमारे यहाँ भी आपको आते हुए दिखेंगे। ये कोविड की समस्या जो बीच में थी ये आ गई, लेकिन बिजनेस नॉर्मलाइज हो जाएगा, यही प्रकृति का नियम भी है। ये बताइए, आपने सन 90 के दशक में काम करना शुरू किया, सन 2000 में, और 2010 तक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देखा, और अब तो ये हाल है कि इंसान और टेक्नोलॉजी में फर्क नहीं रहा। साथ ही साथ भारत में एक JAM करके चीज है, जैम ट्रिनिटी। आप मुझे बताइए कि किस हिसाब से आप फिनटेक एरिया में डिसरप्शन होते हुए देखते हैं, कितना बड़ा भारतीय बाजार है और वहां पर इविक्स कैश आपको क्या करता हुआ दिखेगा? देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब वो टाइम चला गया कि जब हम बोलते थे कि अमेरिका नंबर 1 मार्केट है या यूरोप नंबर 2 मार्केट है।
अब उल्टा है, एक रिवर्स ड्रेन हो रहा है, आपको ब्रेन ड्रेन भी रिवर्स हो रहा है। आज अगर मैं अपने इंडियन डेवलपर, मेरे पास 10,000 एम्प्लॉइज हैं इंडिया में जी, 3,000 से ऊपर डेवलपर्स हैं हमारे पास। एक टाइम था कि आप 5 साल 6 साल पहले, अगर थोड़ा पहले जाएंगे आप पिछले सालों में, एक इंडियन डेवलपर को जब हम एक यूएस की अपॉर्चुनिटी देते थे या ऑस्ट्रेलिया की देते थे तो वो बहुत एक्साइट होता था जी। आज वो डेवलपर एक्साइट नहीं होता है, वो बोलता है मुझे इंडिया रहना है जी, वो जाना ही नहीं चाहता बाहर। बिल्कुल। एंड बहुत से लोग इंडिया आ रहे हैं, रिवर्स ट्रेन हो रहा है अब इंडिया में, इंडियंस वापस आना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया इज द प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। 1.3 बिलियन लोग हैं हमारे पास, अपवर्डली मोबाइल हैं, यंगेस्ट सोसाइटी है हमारी पूरी दुनिया में। 65% के करीब हमारे 35 साल के लोग, हमारी एवरेज एज आ रही है, अब उस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। और सारे अब सब लोग एजुकेशन पे फोकस्ड हैं सब। तो अब जब मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने वो डिजिटलाइजेशन को बढ़ा दिया काफी, विच बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया। तो अब मुझे जो लग रहा है अगले 5 से 10 साल में डिजिटाइजेशन बढ़ेगी, डिजिटाइजेशन बढ़ेगी तो एक इंडिया एक ऐसा मार्केट है, इंश्योरेंस इसमें एक्सप्लोड करेगा जी। आज अगर आप इंश्योरेंस का मार्केट देखें इंडिया का, तो एक मिनिस्क्यूल मार्केट है, आज भी बहुत छोटा मार्केट है। हम पॉलिसी वही रन कर लेके चलते हैं अपने हाथ में जो हमें लेनी पड़ती है मजबूरी में। वो मार्केट नहीं होगा। अगर आप एक अमेरिका में जाएंगे, जर्मनी में जाएंगे, यूरोपियन सोसाइटी में जाएंगे, लोग हर घर में 6 से 7 पॉलिसीज होती हैं। आप अपने घर को इंश्योर करते हैं, खुद को इंश्योर करते हैं, प्रॉपर्टी को इंश्योर करते हैं, कार्स को इंश्योर करते हैं। वो इंडिया में अभी इतना नहीं है, चलन नहीं है अभी। एक जैसे हमारे फोन एक्सप्लोजन आया और इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट एक इतना बड़ा मार्केट बन गया फोन मार्केट में, टेलीकॉम में, इसी तरह इंश्योरेंस बनेगा। और जब वो बनेगा उससे बहुत बेनिफिट्स आएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, उससे जब हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट बढ़ेगा, हेल्थ केयर अकॉर्डिंगली साथ में बढ़ता रहेगा, बेटर होता रहेगा। ये जो फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन, जो चीजें इंडिया में आज हो रही हैं, ये एक रेवोल्यूशन है। हमारे भारतीय नहीं कई बार समझ सकते कि जो इंडिया ने पिछले 5 साल में किया है, जो आप जैसे ई वॉलेट में या आप यूपीआई में जो आप ट्रांजैक्शन सेकंड्स में कर लेते हैं इंडिया में, आज आप मानेंगे नहीं ये अमेरिका में नहीं हो रही। अमेरिका भी इस तेजी से कोई यूपीआई, कोई इंटरफेस नहीं है उनके पास आज अमेरिका में, जो इतना सेकंडों में आपको ट्रांजैक्शन करके 1 सेकंड में आपके फोन पे आ जाए, हो गया और ट्रांजैक्शन। जी हाँ, और फी इतनी मिनिमल है यहाँ पे। तो एक रेवोल्यूशन हो रहा है हमारे देश में। ये रेवोल्यूशन आगे, एक बेसिक्स इतने अच्छे हो गए हैं इस रेवोल्यूशन के। तो जब सरकार ने जैसे रूपे लाया, अब वो रूपे इतना बड़ा, इतनी माइट आ गई उसकी कि कि वो बड़े से बड़े प्लेयर्स को वर्ल्ड के चैलेंज कर रहा है। तो एक इंडियन मार्केट में जो एक्सप्लोजन हो रही है उसी का पार्ट हम बनना चाहते हैं। हमारा गोल ये है, मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि देखिए, अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करना है तो आपका 2 चॉइसेस हैं। एक, अगर आप अपनी फ्लाइट चूज कर सकते हैं, मगर आप अपना एयरपोर्ट कभी चूज नहीं करते हैं। एयरपोर्ट आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही जाएंगे दिल्ली में। मेरा गोल हमेशा ये है कि मैं अगर इविक्स कैश को एयरपोर्ट बना दूं तो सब यूज करेंगे जी। तो फाइनेंशियल एयरपोर्ट आप बनाने के चक्कर जी हाँ, तो मैं फाइनेंशियल एयरपोर्ट बनाने के चक्कर में हूं। फाइनेंशियल, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर को मैं, एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग में। लोग क्या कर रहे थे इंडिया में या बाहर भी दुनिया में, कि कोई रेमिटेंस एक कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अलग कर रहा है, वीजा अलग चल रहा है, ट्रैवल अलग चल रहा है, हेल्थ केयर अलग चल रहा है, आप सब चीजों को अलग अलग कर रहे हैं ट्रीट, मगर कंज्यूमर तो एक ही है। उस कंज्यूमर की यूसेज, उसको तो एक ही चीज चाहिए, उसको जल्दी चाहिए, एफिशिएंट चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप इन सर्विसेज को कन्वर्ज कर देंगे, इकट्ठे ऐसे मिला देंगे, तो एक एयरपोर्ट बन जाता है। जब वो एयरपोर्ट बन जाता है तो सबके लिए एफिशिएंसी भी आएगी, कंज्यूमर को भी एफिशिएंसी मिलेगी, सबके लिए मार्केट, ओवरऑल जो मार्केट प्रैक्टिसेस हैं वो इंप्रूव होंगी। बिल्कुल। तो मेरा गोल वो है कि इविक्स कैश को ऐसी चीजों में डालूं कि आहिस्ता आहिस्ता एक एयरपोर्ट बनता रहे, जिससे लोगों की भी सहूलतें बढ़े। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, ये जो एयरपोर्ट होगा वो आपके मोबाइल के अंदर होगा, ऐसा नहीं कि आपको कहीं फिजिकली जाके ये सब सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। टॉप लाइन आपकी बहुत शानदार है, 7300 करोड़ आप टारगेट पर हैं कैलेंडर 2021 के लिए। नेट प्रॉफिट लेवल पर आप प्रॉफिटेबल हैं। अब इन सब की जो आपने इतनी मेहनत करी है पिछले 4-1 साल में, इसका एक रिटेल निवेशक किस तरीके से फायदा उठाता हुआ दिख सकता है, ये बताइए। कब आ रहा है आईपीओ? देखिए, अभी जो हमारा प्लानिंग है अभी आईपीओ की, तो फर्स्ट क्वार्टर की प्लानिंग है कि किसी टाइम हम अर्ली पार्ट ऑफ 22 में
जनवरी से मार्च के पीरियड में शायद हमारा आईपीओ आ जाएगा मार्केट जी। तो अभी बैंकर्स हायर्ड हैं, काफी एडवांस स्टेजेस पे हम प्रोसेस में हैं। जी। और किस हिसाब से आप डाइल्यूशन करेंगे? मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इबिक्स कैश जो है वो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, अमेरिका में एक लिस्टेड कंपनी है इबिक्स इंक की, और यहां पर आप 15 से 20% डाइल्यूशन करते हुए दिखेंगे। क्या प्राइसिंग, क्या स्टॉक प्राइस हो सकता है? हमारे दर्शक अगर कुछ अंदाजा लगा पाएं, क्योंकि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी अब आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी। देखिए, मैं नहीं बोलना चाहूंगा उसके बारे में, बिकॉज मुझे लगता है कि जब हम क्लोजर जाएंगे बिल्कुल अपने फाइलिंग के करीब, तब हमारे बैंकर्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे, जो रियलिस्टिक होगा वही करेंगे। देखिए, मेरी कभी भी हमने ऐसे नहीं सोच के चला है कि जो भी मार्केट डायनामिक्स डिफाइन करेंगे सेंसिबली। देखिए, हम हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम काफी अच्छा मानते हैं अपने रिजल्ट्स को। सो बाकी मार्केट के ऊपर है और हमारे बैंकर्स के ऊपर है। तो अभी ये थोड़ा जल्दी है मेरे लिए बोलना कि क्या वैल्यूएशन हम लेंगे और कितना। अच्छा, ये तो बताइए, अगर आप 15% डाइल्यूट करते हैं तो कोई तो आपके जहन में नंबर होगा कि मैं इतना पैसा आईपीओ के जरिए उठाना चाहता हूं। देखिए, वो हम डिफाइन करेंगे। मतलब देखिए, अभी तो ये क्लियर नहीं है कि 15% है कि 20% है। हम वो डिफाइन करेंगे अभी जल्दी, और या हो सकता है 12% करें। तो अभी वो सोच रहे हैं हम, वो 12 से 20% का जो टाइमिंग है। मगर उसमें देखिए, अल्टीमेटली हमारी कोशिश होगी कि एक नंबर हम पैसा जो रेज करें कम से कम $1 बिलियन के करीब करें। हमारी कोशिश ये होगी कि 7,300 ऐसे कुछ करोड़ के करीब का पैसा हम रेज करें। चलिए, राउंड फिगर मान लेते हैं, 7,000 करोड़ का आईपीओ आपको आता हुआ दिख सकता है जैन और मार्च सन 2022 के अंतराल में। अच्छा, आप ये बताइए रायना साहब कि इस पैसे का कीजिएगा क्या? देखिए, ग्रोथ के लिए हम इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक जो मैंने विजन बताई कि एक एमएनसी बनाना, एक सेंट्रिक, इंडिया सेंट्रिक, तो हमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि जो एक है कि सिर्फ इंडिया के मार्केट में ग्रो करना, एक है कि उसी बिजनेस को लेके हम डिफरेंट बाहर के मार्केट्स में एक्सपेंड करना चाहते हैं जी, जो बहुत आईपी बेस्ड कंपनीज ने नहीं किया है आज इंडिया से। तो हमारी ये विजन है कि हम ये चीजें, यही सब कुछ जो हम इंडिया में इबिक्स कैश का कर रहे हैं, यही चीजें हम यूरोप में करना चाहेंगे, यही अमेरिका में करना चाहेंगे, ब्राजील में करना चाहेंगे, एशिया में करना चाहेंगे। तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मीन दोनों हम यूटिलाइज करना चाहेंगे। हम थोड़ा एक्विजिशन में भी पैसा लगाना चाहेंगे, और कई बार कुछ कंट्रीज में आप जाके अगर एक्विजिशन करें तो फास्टर राउट होता है, क्योंकि कल्चरली आप उस कंट्री में फिर जल्दी घुस जाते हैं जी। तो इसलिए हम इनऑर्गेनिक मीन्स भी यूज कर लेते हैं कई बारी, और उसके अलावा जब एक बार इनऑर्गेनिक कंपनी एक्वायर कर ली, फिर उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। बिल्कुल, और उसमें जो पावर हाउस होगा वो भारतीय टेक्नोलॉजी और यूं समझिए जो भारतीय दिमाग है वो आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। रायना साहब, जरा बात और फाइनेंशियल्स की करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक इस बात से बहुत हर्षित होंगे कि एक बढ़िया आईपीओ एक फाइनेंशियल एमएनसी का, और वो भी भारतीय एमएनसी का, उनको खरीदने को मिलेगा। ये बताइए, क्या डेट पोजीशन है आपकी बुक्स पर? देखिए, इबिक्स कैश बेसिकली डेट फ्री कंपनी है। लगभग अगर डॉलर्स में लें तो 420-430 करोड़ का कम से कम कैश पड़ा हुआ है कंपनी में, और जो बेसिक डेट है, थोड़ा ओवरड्राफ्ट इधर उधर हैं, तो वो 30-32 करोड़ से ऊपर के करीब हैं हमारे पास जो डेट है। चलिए, ये तो ना के बराबर है बेसिकली। तो हमारे ओवरऑल हम कैश पॉजिटिव पोजीशन। रॉबिन जी, ये बताइए, आप पिछले 2-3 साल से बहुत समय भारतवर्ष में बिता रहे हैं, और कई दशकों से आपने फिलैंथ्रोपी पर बहुत विश्वास रखा। 6,000 मकान बनाए स्लम ड्वेलर्स के लिए नोएडा में और दिल्ली में। ये एक ऐसी बात है जो अक्सर छुप जाती है, लेकिन असली बात दिल में क्या है? देखिए, मैंने हमेशा से यही बिलीव किया है कि कफन की कभी जेब नहीं होती। क्या बात। और मुझे लगता है कि हम एक ही चीज अपने साथ ले जा सकते हैं जब हम मरेंगे, तो वो है गिविंग। जो हम देते हैं वही हमारे साथ रह जाता है। और मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में कि आप जब कुछ खुशियां बांटते हैं तो आपको बहुत खुशी वापस मिलती है। अभी मेरा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी टांग टूट गई थी, तो फीमर की था, मैं 1.5 साल व्हील चेयर पे था। और मैं उस समय लोगों को मैंने एक स्पीच दी थी, मैं चीफ गेस्ट था अली बाबा की फिलैंथ्रोपी कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने उसमें ये बोला था कि अगर आज मुझे आप पूछे मेरी एम्बिशन क्या है,
तो मैंने बोला मेरी एम्बिशन पैसे कमाना नहीं है, मेरी एम्बिशन है चलना। हम कई बारी बड़ी बेसिक चीजें भूल जाते हैं जिंदगी में, अपने पैसों की होड़ में, पावर की होड़ में। तो मेरे को एक रियलाइजेशन आई कि मुझे पहले चलना है, बाकी सब कुछ बाद में आएगा। तो 1.5 साल बाद मैं चल पाया और एक लर्निंग आई इस प्रोसेस में कि हम छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। जो अपने लिए हम सब करते हैं, मगर जो मुझे लगता है कि एक गरीब जो हमारे देश में है, एक डिस्पैरिटी जो है गरीब और अमीर की, वो बढ़ती जा रही है, वो कम करनी है हमारे को। अगर देश को आगे ले जाना है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डिस्पैरिटी कम करें। उसमें क्या है, एक ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे फैक्ट्री बनेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन होकर गरीब पे पहुंचेगा। मैं उसमें बिलीवर नहीं हूं। मैं बिलीव करता हूं कि हमें बॉटम्स अप भी काम करना पड़ेगा। ट्रिकल डाउन बहुत अच्छा तरीका है, मगर वो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जैसे जब मोदी सरकार ने बोला हम गैस देंगे लोगों को या बैंक अकाउंट्स खोलेंगे, बहुत अच्छे स्टेप्स थे मेरी नजर में। इसी तरह से मुझे लगा कि आज की डेट में ये कैसे पॉसिबल है कि लोगों के पास गाड़ी नहीं है। तो एक दिल्ली में, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई तो कांग्रेस सरकार ने उस समय काफी लोगों को बाहर निकाला और एक बवाना एरिया क्रिएट हो गया यमुना पुष्ता का। तो उस टाइम पे वो ब्यूटिफिकेशन पे फोकस था। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे ही देश में हम अपने ही लोगों को डिस्फ्रेंचाइज कर रहे हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो बोला कि 6000 घर बनाएंगे हम बवाना में, बवाना के स्लम में। वो स्लम, बवाना का स्लम आज इंडिया का 2nd लार्जेस्ट स्लम हो सकता था और था उस समय पे। आज उस स्लम में 30% एरिया स्लम नहीं है जी, क्योंकि हमने काफी घर बना दिए। 2300 घर हम हैंडओवर कर चुके हैं बिल्कुल फ्री गरीबों के लिए। वहां हमने स्कूल शुरू किए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर किया, वोकेशनल ट्रेनिंग करी। तो वो सब चीजों से एक सिस्टम बना। और मैं ये बता रहा हूं कि जैसे जैसे हम काम करते रहे, मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सरसाइज ये रही कि अगर मैं आज जिंदा हूं और अगर मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं और चल पा रहा हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें लोगों की विशेष हैं, पॉजिटिव विशेष हैं, जो मुझे विशेष मिलती हैं अक्रॉस रिलीजन्स। इट इज अमेजिंग कि जो मुझे प्यार मिलता है लोगों से। तो मुझे लगता है कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं। तो मेरे लिए एक चैरिटी एक एडिशनल चीज नहीं है। मेरे लिए, मेरी जो चैरिटी का हम बात करते हैं, ये मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। काम मेरे लिए बाद में आता है। मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरी लाइफ में आज की डेट में। चलिए रायना साहब, बड़ा अच्छी तरीके से आपने समझाया पिछले 30 मिनट में कि कहाँ इबिक्स कैश आपको जाता हुआ दिखता है और कहाँ रायना साहब का दिल है। तो इंतजार रहेगा जनवरी से मार्च सन 2022 का 7,000 करोड़ का आईपीओ आपको बाजार में आता हुआ दिखेगा। और मैं उम्मीद करता हूं जिस हिसाब से एक फाइनेंशियल एयरपोर्ट की स्थापना आपको होती हुई दिखेगी, यहां पर लंबी अवधि में बहुत अच्छा आपको मुनाफा आता हुआ दिखेगा। रायना साहब, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय आपने निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।